Welcome class 8th. In today's class, students, from today we are going to start our new activity chapter, that is understanding and tackling marginalization. In this chapter we will discuss about different marginalized social groups of India and provisions and measures taken by our Indian government for their upliftment and other relevant topics. So let's start the chapter. Students, before we start the chapter, some key terms are given here. We will discuss about all key terms because they will help us to understand the whole chapter. तो सबसे पहले हम की टर्म से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट की टर्म इज़ डिलिनीथ. इट मीन्स आउटलाइन और डिस्क्राइब. डिलिनीथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक आकार देना, एक आउटलाइन देना या एक तरह से उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, है ना. किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट तैयार करना, उसकी आउटलाइन प्रिपेयर करना, उसको वो कैसा होगा कि, है ना, उस चीज़ की को ड्रॉ करना ही डिलिनीथ कहलाता है. सेकंड इज़ डिस्पोजेस. डिस्पोजेस मीन्स डिप्राइव. किसी को भी किसी भी चीज़ से हटा देना, है ना, उसे हम डिस्पोजेस कहते हैं या फिर डिप्राइव कहते हैं. जैसे हमारे इस चैप्टर से अगर हम रिलेट करते हैं तो डिस्पोजेस का मतलब यहाँ पर आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिन लोगों को समाज से, सोसाइटी से अलग कहा गया है, उन लोगों को कैसे हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और हर तरह की जो भी फ्रीडम जैसी चीज़ें थी उनसे हटा दिया जाता है, उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है और डिप्राइव कर दिया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट इज एनक्रोच. एनक्रोच मीन्स ट्रेसपास, इंट्रूड ऑन समवंस टेरिटरी. जब कोई किसी की भी टेरिटरी में, किसी के भी एरिया के अंदर आक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है. अतिक्रमण मीन्स होता है कि उसे कवर करना, है ना, उस पर खुद का हक बताना. तो हम उस वहाँ पर एनक्रोच वर्ड को यूज़ करते हैं. Next is manual scavengers. People who do the job of gathering dust और डर्ट. मैनुअल स्क्वेंचर्स कहा जाता है ऐसे लोगों को जो लोग गंदगी को साफ़ करने का काम करते हैं या फिर गंदगी को इकट्ठा करने का काम करते हैं. मेनली साफ़ सफाई जो करने वाले लोगों को, जिनको हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं, उनको मैनुअल स्क्वेंचर्स कहा जाता है. नेक्स्ट, मार्जिनलाइजेशन. Marginalization, to make someone, people or community feel that they are not important and cannot influence decision or event. मार्जिनलाइजेशन क्या कहलाता है? मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी तरह के कम्युनिटी को, किसी भी तरह के ग्रुप को ऑफ पीपल को ये कह देना कि वो हमारे लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो किसी भी तरह का डिसीज़न नहीं ले सकते, वो किसी भी तरह की इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. यानी काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि लोगों को उन कुछ भी राइट्स ना देना और उनके साथ गलत तरह से व्यवहार करना, है ना. तो ये मार्जिनलाइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज़ पैनल. पैनल मीन्स टीम और बोर्ड. किसी भी चीज़ की टीम पैनल कहलाती है. जैसे अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम हमने देखा कि वहाँ पर ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, तो हम उन्हें एक टीम, एक बोर्ड या एक पैनल कह सकते हैं. नेक्स्ट, पेनाल्टी. पेनाल्टी मीन्स फाइन और पनिशमेंट. पेनल्टी होता है किसी भी तरह का जब दोष हो, कोई भी पर्सन गिल्टी पाया जाता है कि तो उसको पनिशमेंट के तौर पे जब हम फाइन देते हैं, लेते हैं, है ना, तो इसे पेनाल्टी कहा जाता है. नेक्स्ट, ट्राइबल्स. ट्राइबल्स क्या होते हैं? सिनोनियम्स विथ आदिवासीज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब देम एज शेड्यूल्ड ट्राइब. ट्राइबल्स किन्हें कहा जाता है? आदिवासीज को ट्राइबल्स कहा जाता है, जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं. इनके अलावा वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, है ना. तो ऐसे लोगों को आदिवासीज या ट्राइबल्स कहा जाता है. और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों के लिए कि इस ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब कह के बुलाया है ना. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदिवासीज को यानी ट्राइबल्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहता है. तो आदिवासी और ट्राइबल वर्ड क्या हुआ? सिनोनियम्स हुए. क्लियर. नाउ कम टू द चैप्टर. अब हम चैप्टर में आते हैं और समझते हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है.
मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी तरह के ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, किसी भी सोशल ग्रुप को कुछ मेन चीज़ों से, सोसाइटी में जो भी मेन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे अलग कर देते हैं, है ना। हम किसी भी रीज़न की वजह से उनको अलग कर देते हैं, मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ से उनको अलग कर देते हैं और मानते हैं कि वो इस चीज़ के लिए एबल नहीं है, उनको इस चीज़ का चांस ही नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किसी भी तरह के सोशल एक्टिविटी में सबके साथ मिलकर काम करें, है ना। तो जब किसी भी तरह का भेदभाव होता है किसी भी सोशल ग्रुप में, तो हम उसको मार्जिनलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए, ठीक है। कई बार होता है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि डिफरेंट टाइप के से उनका ड्रेस है, वो कुछ अलग तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही है। कुछ उनकी यूनिक हॉबीज़ हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो ऐसे पर्सन्स के साथ हम लोगों ने देखा है सोसाइटी के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया जाता है। उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, है ना। तो ये मार्जिनलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम किसी भी सोशल ग्रुप को चांस ही नहीं देंगे इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें हम अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि वो एजुकेशन ले सकें, वो डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें, है ना, तो फिर क्या होगा कि उनका ओवरऑल ग्रोथ रुक जाएगा, है ना। जब हम सोसाइटी में मिलके काम करते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डिफरेंट तरह के राइट्स का भी यूज़ करते हैं, तो तभी तो हमारा ओवरऑल ग्रोथ हो पाता है ना। लेकिन जब हम किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को इन सब चीज़ों से डिस्पोजेस मतलब डिस्पोज कर देते हैं, अलग कर देते हैं और उनको चांस ही नहीं देते, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, तो क्या होता है कि वो जो सोशल ग्रुप है वो पिछड़ता चला जाता है और बैकवर्ड होता जाएगा ना। जब उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ग्रोथ की, तो फिर तो वो जिस भी स्टेज में उस टाइम पर था, जिस भी स्टेट पे है, वो उससे भी बहुत पिछड़ा हुआ होता जाएगा, है ना। क्योंकि वो तो किसी भी तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि लोगों के मतलब उन सोशल ग्रुप्स जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है और दूसरे सोशल ग्रुप्स जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिनको जिनके साथ इक्वालिटी का व्यवहार हो रहा है, उनके बीच एबिलिटी को लेकर उनके बीच जो गैप होगा, है ना, किसी भी तरह का जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। अब वो कौन-कौन सी रीज़न्स हैं जिनके बेसिस पे सोसाइटी में हम मार्जिनलाइजेशन को देखते हैं कि जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो किन-किन बेसिस पे हो रहा है। तो जैसे अगर हम देख लेते हैं फर्स्ट कि स्पीकिंग अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर हम पाते हैं कि हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में या हमारी सोसाइटी के अंदर कोई एक पर्सन है जो जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है ना? अलग है, हमारी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है, जो हमारे समझ में थोड़ी बहुत आ भी रही है या नहीं भी आ रही है। तो कहीं न कहीं हमारा जो उसको लेकर थिंकिंग होगी, उस पर्सन को लेकर, उस फैमिली को लेकर या उनके साथ जो हमारा व्यवहार होगा वो इक्वल नहीं रह जाता है जैसे हम दूसरों के साथ कर रहे हैं ना। तो लैंग्वेज भी एक फ़ीचर है, एक फैक्टर है जिसके वजह से मार्जिनलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। सेकंड होता है अनयूजुअल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ऐसे कुछ लोग जो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन से डिफरेंट हैं, अलग तरह के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को यूज़ करते हैं, उनके साथ भी मार्जिनलाइजेशन होता है। नेक्स्ट रिलीजियस बिलीफ्स, किसी भी तरह के धर्म को लेकर जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, उनके बेसिस भी कई बार मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। इलिटरेसी भी एक फैक्टर है जहाँ पर लोगों को इलिटरेसी की वजह से भी मार्जिनलाइजेशन क्रिएट हो रहा है। और लास्ट में पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से लोगों के बीच में मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। यानी एक तरह से व्यवहार ना करने का जो सीन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। अब हम बात करेंगे उन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में जिनको साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आदिवासीज़ के बारे में। आदिवासीज़ एक ऐसा सोशल ग्रुप जिनके साथ बहुत पुराने टाइम से ही डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। आदिवासी वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है इनहेबिटेंट्स, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। और ये
ऐसी कम्युनिटी के से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हिली एरियाज़ में रहते हैं या छिपे तौर से रहते हैं, जो कॉमन जो हमारे लोगों की तरह जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, है ना? क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है और कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जाए। वो चाहेंगे कि हमारे साथ भी इक्वली ट्रीट किया जाए, हमें भी रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो एंशिएंट टाइम से इस कम्युनिटी के साथ, इन ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। तो उसी डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये आइसोलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, अलग थलग से रहेंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे, हिली एरियाज़ में छिप कर रहेंगे, ताकि इनको आम लोगों के साथ इनका कोई भी तरह का इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि फिर उन्हें बैड फील होगा, है ना? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करेंगे, वो इनइक्वालिटी को फेस करेंगे और डिसरिस्पेक्ट की वजह से वो हर्ट भी होंगे। तो ये इसीलिए बहुत पहले से चलता आ रहा है कि आदिवासीज़ वगैरह जो हैं वो छिपे हुए तौर पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? इनको गिरिजन्स भी कहा जाता है। गिरी का मतलब पहाड़ होता है ना? तो जो हाईलैंड्स में रहने वाले, पहाड़ी एरियाज़ में रहने वाले जो आदिवासीज़ हैं, उनको गिरिजन्स भी कहा जाता है। कई बार इनके लिए वनवासी वर्ड भी यूज़ किया जाता है। वन मतलब भी फॉरेस्ट होता है ना? यानी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग या आदिवासी, गिरिजन्स या वनवासी। इनके अलावा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमारे इन लोगों को, जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो ये सोशल ग्रुप है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड से यूज़ किया है ना? शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड वो यूज़ करते हैं ऐसे आदिवासीज़, वनवासीज़, गिरिजन्स के लिए, ठीक। अब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासीज़ रहते हैं। कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जहाँ पर ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, as well as the seven sister state in the northwest, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पर पाए जाने वाली जो वो हमारे टोटल, अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे इंडिया की आती है वो इन स्टेट्स से होकर आती है। तो ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे ये गिरिजन्स, आदिवासीज़ यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं। अगर हम ओवरऑल आदिवासीज़ की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हमारे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का अबाउट 8%, है ना? पूरे पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है जितनी भी है, उसका 8% पार्ट जो है वो आदिवासीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? और इनको हम लोग जो आम सोशल ग्रुप्स हैं, आम पॉपुलेशन है, उनके साथ तो इंक्लूड करते नहीं हैं, इनको तो अलग ही माना जाता है। और अगर माना जाए कि कितने टाइप के या कितने तरह के आदिवासी ग्रुप होते हैं, तो हमारे पास इंडिया में मोर देन 500 से भी ज़्यादा तरह के आदिवासी ग्रुप हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और ये सभी जो 500 आदिवासी ग्रुप्स हैं, इनकी अपनी अलग अलग इथनिसिटी, कल्चर और लैंग्वेज, मतलब सब कुछ, जो उनका रिचुअल होगा, जो उनका रिलीजन है, जो उनके कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनका लैंग्वेज, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका बिलीफ सिस्टम, सब कुछ बिल्कुल अलग है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से 500 से भी ज़्यादा या 500 के अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आदिवासी ग्रुप इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम सिर्फ ओडिशा की बात करते हैं, तो ओडिशा में ही ओवर 60 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, इनका ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम हमारे बिलीफ सिस्टम की तरह, हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम आज देखते हैं कि हिंदुइज़्म का बिलीफ सिस्टम क्या है, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का या अदर जो भी रिलीजन्स हैं, उनका बिलीफ सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है ना? तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं, इनकी भी जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलती है। अलग ही इनकी ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है। ये अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, है ना? वर्शिप की बात करते हैं अगर इनके, तो ये अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, जो इनके पूर्वज रहे हैं उनकी। इनके अलावा नेचर के डिफरेंट फोर्सेस की को भी ये वर्शिप करते हैं। जैसे ये रिवर
को की पूजा करते हैं, रिवर स्पिरिट्स की, माउंटेन को भी एक तरह से देवी या देवता मानते हुए माउंटेन्स की पूजा करेंगे, एनिमल्स को भी वर्शिप करेंगे। इस तरह से जो नेचर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं उनको वर्शिप करते हैं ये, है ना। तो इनका ट्रेडिशनल जो बिलीफ सिस्टम है, जो इनका कल्चर है, जो इनका रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें ये करते हैं वो आम पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा अलग होती है। इन कम्युनिटीज़ के लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो ये आज की तरह इंडो यूरोपियन फैमिली से बिल्कुल अलग होती है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई नई तरह की भाषा को बोलते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, नहीं, इनकी लैंग्वेज भी उतनी ही पुरानी है जैसे हम लोग संस्कृत को मानते हैं कि संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है ना। तो वैसी ही इनकी भी लैंग्वेज है होती है जो बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट। अब आदिवासीज़ के साथ डेवलपमेंटल क्या वर्क हुआ है हमारे यहाँ पर, या पहले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या था कि जब एंशियंट टाइम था, तो एंशियंट टाइम से ही जो आदिवासीज़ है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो हर तरह के जो भी हमारे यहाँ एम्पायर्स हुए, जिस भी तरह के डायनेस्टीज़ ने रूल किया हमारे यहाँ, है ना, वहाँ पर हम पाते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो रिच सोर्सेस रहे हैं, रिच रिसोर्सेस रहे हैं, जहाँ से मिलने वाली बहुत सी चीज़ें, जिन्होंने डिफरेंट एम्पायर्स को, डिफरेंट किंगडम्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। जैसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कौन कौन से सोर्सेस हैं फॉरेस्ट से जो मिलते हैं, वो है टिम्बर, यानी जो फर्नीचर के लिए वुड मिलता है। इनके अलावा मेडिसिन्स, एनिमल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बना देती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं जो फॉरेस्ट में मिलते हैं हमको, है ना। इनके अलावा जो फॉरेस्ट है वो रिवर्स को रिचार्ज करने में, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने में, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हम लोगों को सबको पता है उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना। लेकिन जब हम प्री कॉलोनियल एरा की बात करते हैं, यानी जिस टाइम पर ब्रिटिश का रूल हमारे यहाँ नहीं आया था, है ना, प्री ब्रिटिश पीरियड की बात जब हम करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पर जो ये फॉरेस्ट होते थे ये किनकी प्रॉपर्टी मानी जाती थी, इन्हीं आदिवासीज़ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और क्योंकि आदिवासीज़ फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट में मिलने वाली ये सारी चीज़ें जो होती थी वो उन पर इनका ही अधिकार माना जाता था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है तो उन्होंने पूरी तरीके से इन मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स जो हैं, या हमारी जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं फॉरेस्ट में रहने वाले, इनको वहाँ से हटा दिया और फॉरेस्ट को भी एक रिसोर्स डिक्लेयर करते हुए, है ना, उसको यूज़ करना, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे पहले तक ये सारी चीज़ें आदिवासीज़ के अधिकार के अंदर आती थी, ठीक है। बहुत से जो किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, वो वैल्यूएबल चीज़ें जो फॉरेस्ट से मिल रही हैं उनको पाने के लिए इन्हीं आदिवासीज़ लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। वो उनके साथ इंटरेक्ट करते थे और जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी फॉरेस्ट से, वो आदिवासी से कंसल्ट करके, आदिवासी से लेकर तब उसको यूज़ किया करते थे, है ना। तो मतलब इस तरह से अधिकार था आदिवासीज़ को फॉरेस्ट पर और फॉरेस्ट पे में पाए जाने वाली चीज़ों पर, ठीक। अब शुरू से ही आदिवासीज़ या नोमैडिक हर्डर्स जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग दोनों करते थे। हंटिंग गैदरिंग के थ्रू उनका पूरा जीवन चलता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जिसमें हमने बताया था कि वो फॉरेस्ट को सिर्फ कटाई कर देते थे, एक फ्लैट लैंड मिल जाने के बाद उस पे वो फार्मिंग करते हैं, और इसके बाद जब वो कई बारी एक ही तरह के क्रॉप्स को वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है या ख़राब हो जाती है। उस टाइम पर क्या होता है कि प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्शन जो हो रहा था वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्शन अच्छा जब नहीं हो रहा है उस सॉइल पे, उस लैंड में, तो ये आदिवासीज़ क्या करते थे, शिफ्ट करते थे, उस जगह से शिफ्ट करके नेक्स्ट प्लेस की तरफ मूव करते थे और वहाँ पर फॉरेस्ट को कटाई करके फिर वहाँ पर
फिर फार्मिंग करते थे ना। तो उनका ये शिफ्ट होकर बार बार जो एग्रीकल्चर करने का प्रोसेस था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाता है। तो उस टाइम पर एंशियंट टाइम से ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चलता आया है। और पास्ट जो 200 ईयर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि ये जो अधिकार था या ये जो राइट्स थे जो अभी आदिवासी के पास थे, वो धीरे धीरे जाते हुए दिखाई दिए, है ना। जब से हमारे यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट के बनाए हुए बहुत सारी जो पॉलिसीज़ और लॉज थे, जिसने इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को छीन लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आने के बाद फॉरेस्ट को खुद का अधिकार क्षेत्र बताया और फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स को वहाँ से हटा दिया गया, है ना। तो अब इनके पास क्या था, ये जॉबलेस हो गए, इनके पास कोई भी लाइवलीहुड नहीं बची है। तो इस फिर ये क्या करते हैं, ये माइग्रेंट लेबर्स बन जाते हैं। ये फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, शहरों की तरफ आना शुरू करते हैं। और यहाँ आने के बाद वो डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरह, कंस्ट्रक्शन लेबर्स की तरह, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह वर्क करना शुरू करते हैं ना। तो इस तरह से देखते हैं कि पहले वो ट्राइबल ग्रुप्स जो कि बहुत रिच और प्रॉस्पेरियस थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आ जाने के बाद उनकी इकोनॉमिक जो स्टेटस था वो बहुत डाउन चला जाता है और वो लाइवलीहुड के भी उनके पास कोई भी नहीं रह जाता है। अब हमारा आज का जो टाइम है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना। और दूसरे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टिम्बर, माइनिंग और एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, 19th सेंचुरी से ही जो बड़े बड़े लार्ज ट्रैक्ट्स और फॉरेस्ट लैंड्स थे उन सबको क्लियर कर दिया गया है ना। टाइम के साथ साथ कई बार उसको क्लियर करा गया ताकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सके, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बनाए जा सके, माइनिंग और एग्रीकल्चरल वर्क भी और अच्छे से किया जा सके, है ना। तो फॉरेस्ट की कटाई की गई है। इसके अलावा जैसे अप्रैल 2012 के टाइम पर जो मतलब रूल आया जिसमें 102 नेशनल पार्क्स बनाए गए हमारे इंडिया के अंदर, जो कि टोटल अगर उसके एरिया कवर की बात करते हैं कि कितना एरिया उसने कवर किया हुआ है, ये 102 नेशनल पार्क, तो वो है 39,919 किलोमीटर्स तक, है ना। तो इतना ज़्यादा। और इसके अलावा 442 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी बनाई गई हैं जो कि फॉरेस्ट एरियाज़ में ही बनाई गई हैं, है ना। अब ये एरियाज़ अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये प्लेसेस, ये फॉरेस्ट किससे बिलोंग कर रहे हैं, आदिवासी से कर रहे हैं ना। तो लेकिन डेवलपमेंट के लिए या कुछ अच्छी चीज़ों को करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये आदिवासी के राइट्स को छीनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। उनका जो प्लेस है जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो अपनी लाइवलीहुड पाते थे, जहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते थे अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें अब कम हो गई ना जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ गए या हमने डेवलपमेंटल प्लान्स किए, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी अगर हम देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने होमलैंड में आकर छिपे तौर पर फिर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि किस तरह से आदिवासी जो कि रिच मेंबर्स थे हमारी सोसाइटी के, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद और हमारे आज के टाइम पर भी बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के करने के कारण शेल्टरलेस हो गए, जॉबलेस हो गए, उनकी लाइवलीहुड नहीं है और उनका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। क्लियर। तो ये आज हमने समझा कि ये जो सोशल ग्रुप हमारा है, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासीज़ का ग्रुप, उनका क्या स्टेटस है इस टाइम पर या उनके लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये वो सोशल ग्रुप है जो मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप है। इनके अलावा डिफरेंट और जो दूसरे सोशल ग्रुप्स हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट और विमेन एंड चिल्ड्रेन, तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन दूसरे मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स के बारे में भी कि जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोविज़न्स बनाए हैं और कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, है ना। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इन होमवर्क यू हैव टू लर्न एंड राइट ऑल की टर्म्स गिवन इन योर बुक में जो भी की टर्म्स दिए हुए हैं उनको अपने कॉपी में करेंगे।
और इसके अलावा उन सारे की टर्म्स को हम लर्न भी करेंगे। क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।